हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। आप सबका RS क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 से 2 प्रश्न उठाया। तो चलिए हम लोग उस प्रश्न को पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर आप लोगों को बारी बारी से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग। तो लिखा है क्या कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति, ठीक है, मार्क्सवादी सिद्धांतों के बीच के समझौता, यानी कहने का मतलब कि नई आर्थिक नीति में मार्क्सवादी सिद्धांतों के बीच समझौता था कैसे। यानी कहने का मतलब कि नई आर्थिक नीति और मार्क्स सिद्धांतों के बीच की जो स्थिति, यानी कि मतलब जो कहता है कि नई जो ये थी जो आर्थिक नीति थी वो क्या था। तो आइए सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जवाब देते हैं। ठीक है, तो सुनो, सबसे पहले इस प्रश्न को समझने की कोशिश। देखो, सबसे पहला यहाँ बात आता है किसकी, लेनिन की। ठीक है, लेनिन जो कि अब यहाँ पर देख रहे हो, लेनिन के बारे में जानते हैं। लेनिन एक कुशल, सबसे पहली बात क्या बोलता है कि लेनिन एक कुशल सामाजिक कुशल, यानी कि लेनिन एक कुशल सामाजिक चिंतक तथा व्यवहारिक राजनीतिक शासक यानी राजा था। ठीक, ये क्या कहता है कि लेनिन जो था ना, लेनिन क्या था कि लेनिन एक कुशल मतलब अच्छा, कुशल का मतलब क्या होता है, अच्छा, सामाजिक मतलब समाज के बारे में सोचने वाला, चिंतक का मतलब समाज का चिंता करने वाला। ठीक है, उसके बाद तथा व्यवहारिक, उनका जो रवैया था, जिसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, उसका जो रवैया था ना वो बहुत ही अच्छा था, और उसका व्यवहारिक राजनीतिक भी बहुत अच्छा था, और शासक था, यानी वहां के वो के राजा भी था। ठीक है, यानी शासन चलाने वाला। एक 1900 ईस्वी में, यानी 1921 ईस्वी में, क्या 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति, यानी सिद्धांतों के बीच में एक नई आर्थिक नीति जो, ठीक है, नई आर्थिक नीति को जो मतलब क्या है 1921 ईस्वी में, यानी कहने का मतलब क्या है कि 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति की घोषणा, यानी आर्थिक नीति की क्या क्या वो घोषणा, यानी नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता क्या है समझौता करना पड़ा। नई आर्थिक नीति इस प्रकार थी। ठीक है, एक बात फिर समझ लो कि सबसे पहले लेनिन एक कुशल, ठीक है, यानी कुशल मतलब अच्छे विचार रखने वाला और सामाजिक चिंतक था, यानी उसको समाज का जो है ना चिंता बहुत ज्यादा था, यानी उसको समाज का, ठीक है, वो समाज को चिंतक भी बहुत था। ठीक है, और तथा व्यवहारिक उसका जो है ना शासन काल, यानी उसका जो व्यवहारिक राजनीतिक भी था ना वो काफी अच्छा था। 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति, कहता है 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक घोषणा की, ठीक है, जिसमें मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी के मूल्य के कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। नई आर्थिक नीति इस प्रकार थी। तो क्या क्या समझौता किया था, जरा समझने की बात है। किसानों से, यानी कहने का मतलब क्या था कि किसानों से अपना, यानी किसानों से अनाज लेने के स्थान पर, यानी अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसानों का था, वह उसका इस्तेमाल कर सकता था। यानी कहने का मतलब लेनिन का कहना था कि अगर मान लीजिए कि अगर आप जो है उस पे अगर कोई कानून लागू कर रहे हैं किसानों पर, तो आप ऐसे कानून मत लागू कीजिए जिससे कि उसको परेशानी हो। तो आप ऐसा करें, हाँ, तो उसने कहा कि उसके ऊपर जो है ऐसा कोई मतलब जो है मतलब उनकी अनाजों को ना लेकर के उसके ऊपर एक कर लगा दो। कर का मतलब जैसे सालाना उसके ऊपर लगा दो कि भाई आप मेरी जमीन जो उसमें जो फसलें उगाते हो
या उसमें जो कृषि करते हो, तो आप ऐसा करो कि उसमें से इतना पर सालाना या पर ये खेत के हिसाब से आपको इतना इतना अनाज आपको इतना जमा करना होगा, या इतना बोरी के हिसाब से, या इतना रुपया आपको सालाना जमा करना पड़ेगा, या 6 माही पे, या फिर जिस सीजन के हिसाब से जो फसलें उगेगी उस फसल का आपको इतना देना होगा। तो यानी लेनिन का कहना था कि ऐसा मत करो, क्योंकि अगर ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि किसान जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो उसने क्या कहा कि उससे अच्छा बेहतर ये होगा कि आप किसानों के ऊपर ना कर लगा दो। बेहतर ये होगा कि आप किसानों पे कर लगा दो, एक नियम लागू कर दो कि वो ऐसे ऐसे सालाना में या 6 माही पे या सीजनली फसल के उत्पाद होने के दरमियान फसल उत्पादन में वो अपना जाकर के चीजें जमा कर सकता है, ठीक है। और जो रेस्ट जो अनाज बचेगा वो अनाज उनका हो जाएगा। किसका हो जाएगा? यानी किसानों का हो जाएगा। और जो बचा हुआ अनाज जो है वो किसान अपनी मर्जी से क्या कर सकता है, वो चला सकता है, अपनी मर्जी से वो अपने अनाजों का इस्तेमाल कर सकता है। उस पे किसी तरह का भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और किसानों के अनाजों पे, बचे हुए अनाजों पे उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद कहता है जमीन राज्य की है। ये यानी कि लेनिन का कहना था कि जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार के अनुसार जमीन किसानों की हो गई। यानी जमीन था राज्य के, राज्य सरकार की, यानी जो वहां के राजा थे राज्य के थे, लेकिन किसानों का व्यवहार ऐसा था, और किसानों का जो कहते ना कर्तव्य, कहते ना कि जो किसान क्या है, एक इंसानों की यानी कहा जाए तो किसान एक रीढ़ की हड्डी है। अगर वो टूट जाए ना तो खेती करना और लोगों की फसलें उगाना और फसल उत्पादन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो किसान क्या है? रीढ़ की एक हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। तो कहा कि जमीन भले राज्य की है, कहता है कि जमीन जो है भले राज्य की है, ठीक है, फिर भी उसके आचरण और उसके व्यवहार के अनुसार जमीन जो है किसकी हो गई? यानी किसानों की हो गई। किसके हो गई? किसानों की। यानी कहने का मतलब जमीन भले राज्य की है, जमीन जो है भले राज्य की है, लेकिन व्यवहार के अकॉर्डिंग, यानी व्यवहार के अनुसार, उसके जो चलन के व्यवहार से और उनका जो आचरण, जो उनका जो काफी जो अहम जो दिखता है, और जो उसका जो भाषा विचार और उनकी ईमानदारी, ऑनेस्टी देख करके लगता है कि ये जमीन जो है उन्हीं को देना चाहिए। ये लेनिन का कहना था, ठीक है। लेनिन का मानना था कि जब किसानों का भले जमीन राज्य की है, इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह से किसान अपनी खेतों पे मेहनत करते हैं और जिस तरह से फसलें उगाती है और लोगों तक पहुंचाती है, तो उस हिसाब से ये फसलें किसकी हो जाएगी? यानी ये जमीन जो है व्यवहार के अनुसार, उनका कैरेक्टर जो इतना अच्छा है, तो उस हिसाब से ये जमीन किसानों की हो जानी चाहिए। ये बात कौन कह रहा? लेनिन कह रहा है, ठीक है। अब आइए एक बात और क्या बोलता है, बैंकों की स्थापना की गई। यानी कि लेनिन का कहना है कि बैंकों की स्थापना की गई, और लेनिन ने एक और बात बोला, क्या बोला कि बैंकों की तो स्थापना की ही गई, और लेनिन ने एक बात और कहा कि 20 कर्मचारी, अगर 20 कर्मचारी वाले उद्योग चलाने की अनुमति दे दिया। कहता है अगर किसी उद्योग में अगर 20 कर्मचारी है तो वो उस उद्योग को चला सकता है, उसको चलाने की पूरी अनुमति दिया जाए, यानी कि पूरी के पूरी अनुमति दिया जाए, उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हस्तक्षेप होता है तो ये बहुत अफसोस की बात है, ऐसी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एग्जाम के दृष्टि से, अगर आप एग्जाम के बिहार बोर्ड या फिर अन्य किसी भी बोर्ड के दृष्टि से, अगर बोर्ड के एग्जाम की क्लास 10th की बात करते हो, अगर आप इतना भी अगर लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, आपके मार्क्स जो है नहीं काटेगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि आपको हमेशा अच्छे से प्रश्न को याद रखना होगा और उस प्रश्न का सही जवाब देना होगा। तो एक बार फिर से सुन लो, लेनिन एक कुशल सामाजिक चिंतक था। ध्यान रखिएगा कि लेनिन क्या कहता? कुशल एक सामाजिक चिंतक था, तथा व्यवहारिक और राजनीतिक शासक भी था। व्यवहार भी उसका अच्छा था, और उसका व्यवहार जो राजनीतिक के प्रति में उसका बहुत अच्छा था, और शासन भी, और शासक भी बहुत अच्छा था, एक बहुत अच्छा राजा के भूमिका निभाते थे। 1921 में एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई, और उस घोषणा में मार्क्सवादी और लेनिन के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। मार्क्सवादी घोषणा की गई थी। क्या उसमें घोषणा क्या किया कि
मूल्य, मार्क्सवादी के मूल्य से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। यानी लेनिन का मानना था कि मार्क्सवादी के जो नियम है, रूल है, उनके इससे समझौता करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या किया, नई आर्थिक नीति क्या कहता है कि इस प्रकार थी। तो वो कौन कौन थी? किसानों से अनाज लेने के स्थान पर कहता है कि ना, किसान से अनाज नहीं लो, क्योंकि उतनी अनाज कम उगाते हैं और उतनी अनाज में तो आप ऐसा करो, पूरे अनाज मत लो, उसके ऊपर इतना सालाना के अकॉर्डिंग में उसके ऊपर जोड़ दो कि आपको सालाना में खेती, आपको इतने कट्ठे जमीन पे या इतनी बीघा जमीन पे आपको इतनी खेती करना है, उनमें से आपको इतना रुपया लगेगा या इतने अनाज आपको जमा करने होंगे। ठीक है, और जो अनाज जो बच जाती है, उस अनाज को जो है क्या करो, जो है किसानों का हो जाए और उसे किसानों को दे दिया जाए। ये बात से सहमति हुआ। फिर कहा कि जमीन राज्य की है। लेनिन का कहना है जमीन राज्य की है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस जमीन का जिस तरह किसानों का व्यवहार, उनका जो विचार विमर्श है, जो सोचता अच्छा है और वो लोगों के लिए इतना अच्छा करता है और वो खेती करके हम सबको खुशहाल बनाता है, ये रूस की बात हो रही है। तो इतनी खुशहाल बना रहा है तो क्यों ना उस जमीन में भी हक जो है वो किसानों का ही हो जाए। ठीक है, और फिर क्या किया, लेनिन ने कहा कि बैंकों की स्थापना उन लोगों की होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग ऋण कहाँ से लेंगे, कर्ज कहाँ से लेंगे, क्योंकि वो लोगों को बैंक की सुविधा भी होना चाहिए। तो बैंक की भी स्थापना कर दी है, कौन? लेनिन ने। फिर बाद में 20 कर्मचारियों वाले उद्योग चलाने के लिए अनुमति दे दिया। कहा कि अगर जिस इसमें उद्योग में अगर 20 कर्मचारी है तो उस उद्योग को चलाने की अनुमति दे दिया जाए, 20 कर्मचारी अगर है तो। ठीक है, तो चलिए यहां से आपको प्रश्न का यानी पहले प्रश्न का आपको सारे जवाब आपको मिल गया होगा। शायद मुझे नहीं लगता है कि अब आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, और एक और बात याद रखो, जब भी कोई क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, तो एक बात याद रखना, जो भी टीचर आपको पढ़ाता हो या आप जिस टीचर के पास पढ़ते हैं, आप उनकी लेक्चर को, उनकी बातों को पूरी ध्यान एकत्रित करें। माइंड एक ऐसी चीज है, अगर जरा सा भी उसे भटकाओगे तो वो भटक जाएगा, लेकिन अगर उससे आप एक जगह ध्यान केंद्रित कर दो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रश्न रटने की जरूरत पड़ेगा, आप यूं ही प्रश्न को याद कर लेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना या क्वेश्चन को याद करना आपके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन शर्त है कि आप उस टीचर के सारे सवालों को सुने, क्योंकि आपको सुनने से बहुत ज्यादा आपके डाउट क्लियर होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, कैसे हुआ, नहीं हुआ। तो आइए हम लोग इसके बारे में, तो अगर आप बिहार बोर्ड आपसे अगर प्रश्न पूछता है या किसी भी अन्य बोर्ड में अगर पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय की क्रांति है तो मार्ग प्रशस्त किया कैसे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग रूस की जो हार जो हुई थी वो कैसे हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, सब बातें समझ में आइए हम लोग सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे प्रथम विश्व युद्ध को पढ़ते पढ़ते चलेंगे तो एक व्यक्ति आएगा जिस व्यक्ति के बारे में, और उसमें जो है 2 शख्स के नाम आएंगे, 3 शख्स होंगे, उन 3 शख्सों के नाम बताएंगे जो आपको सुनने में अच्छा लगेगा। आइए सबसे पहले सुनाते हैं प्रथम विश्व युद्ध। अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो एकदम 2 पॉइंट आप एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, 1914 से 1918। 1914 से क्या है, 1918 एकदम याद रखना है हर हाल में। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ले तो आप घबराना ही नहीं, सीधे बोलोगे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था तो बोलोगे 1914 से 1918। एकदम ये बात याद रखना, इस बात को एकदम भूलना नहीं है, क्योंकि आपको हिस्ट्री में ईस्वी याद रखना ही पड़ेगा। बिना हिस्ट्री में ईस्वी याद रखे आपको कहानी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कहानी का तोड़ तो आप बता देंगे, लेकिन ईस्वी जब नहीं बताएंगे तो आप ऑब्जेक्टिव में फंस जाएंगे। कहानी का तोड़ तो आप बता देंगे, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव में फंस जाएंगे। और याद रखिए सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको सिर्फ बोर्ड में आपको जो है बोर्ड के अकॉर्डिंग एग्जाम पूछा जाता है, बोर्ड के हिसाब से पूछा जाता है। ठीक है, तो कहता है कि 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था कौन, प्रथम विश्व युद्ध, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार जो चला था, जो फर्स्ट वार या WW1 जो चला था, यानी WW1 जो चला था ना, तो वो WW1 इसीलिए चला था क्योंकि वहां जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो वो कहां था, 1914 से 1918। इसमें हमारे भारतीय सेना भी शामिल हुए थे, लेकिन इसमें भारतीय सेना के बारे में हम बाद में बताएंगे। इसमें भारतीय सेना भी बहुत मारे गए थे, करीब 48 के समथिंग कुछ हजार के करीब सेना मारे गए थे। ठीक है, आइए
चला था। इस युद्ध में रूस भी मित्र राष्ट्र की ओर न, यानी क्या कहता है कि ये था ना, इस युद्ध में रूस, ये जो रूस देख रहे ना, रूस जो है ना मित्र राष्ट्र की ओर शामिल हो गया। यानी उसका जो मित्र राष्ट्र था, जिससे उसको दोस्ती था, वास्ता था, वो क्या किया, उससे दोस्ती कर लिया। यानी मित्र राष्ट्र से क्या किया, वो दोस्ती कर लिया। परंतु इस युद्ध में चारों तरफ देखो, मित्र राष्ट्र से रूस दोस्ती कर लेने के बावजूद भी फिर भी उसकी हार हो रही थी। इसकी हार होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि रूस के सेनाओं के पास जो है हथियार की कमी थी, और दूसरी बात क्या है, खाने पीने की कमी थी, और सेनाओं के लिए उनका इंतजाम नहीं था। अब भाई भूखे तो कोई युद्ध लड़ नहीं सकता ना, भूखे युद्ध लड़ सकता है क्या, नहीं लड़ सकता है भाई। यहाँ भूखे एक आदमी काम नहीं कर सकता है, तो युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। तो इसीलिए रूसी लोगों के पास यानी जो है वो क्या था, खान पीने की कमी था, जिस वजह से ऐसी हालात उत्पन्न हो गई। और अंत में क्या हुआ ना कि इस युद्ध में रूस की सेनाओं की हार हो रही थी, और ना तो उसके पास, एक तो सबसे पहले रूस की सेना जब हार रहे थे, वर्ल्ड वार जो हो रहा था ना, वर्ल्ड वार में रूस की सेना हार रहे थे, तो जो रूस की सेना जो हार रहा था ना, तो हारने के दरमियान उसके पास ना तो अच्छे हथियार भी नहीं था, रूस की सेना के पास अच्छे हथियार नहीं था। देखो मेरा कहने का मतलब, आप वर्ल्ड वार में शामिल हो रहे हो, और वर्ल्ड वार जैसी चीजों में आप जानते हो कि WW1 में आपका जाकर के स्वागत हो रहा है, आप उस वन में जाकर के आप भाग ले रहे हो, और उस वार में आप जीतने की प्रयास कर रहे हो, और आप बिना हथियार से, बिना निहत्थे आप जाकर के मैदान में अगर आप युद्ध करने उतरोगे तो आपका हार तो निश्चित है। क्योंकि आपको जीतने के लिए क्या चाहिए, आपको शस्त्र सेना चाहिए, अस्त्र शस्त्र सब कुछ आपको चाहिए, आपको लड़ने की कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके पास रणनीति होनी चाहिए, आपके पास खान पीन होनी चाहिए, आपके पास हथियार होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें रूस के सेनाओं के पास ना होने के वजह से वो क्या किया, हार गया। अब देखो इस हार में एक बड़ा शख्स जो है बड़ा फायदा उठाया है इस हार के बाद। जब जार निकोलस, एक व्यक्ति आया जिसका नाम है यानी जार निकोलस द्वितीय, ये देखिए जार ने, और जार पता है जब देखा कि जार ने देखा कि हमारे जो है लगातार रूसी सेनाओं की हार हो रही है, तो उसने क्या किया, तुरंत अपनी सेनाओं को लेकर के अपने दरबार को खाली कर दिया। और जार निकोलस जो है ना, जार निकोलस द्वितीय ना बहुत ही होशियारी से क्या किया, अपनी सेनाओं को लेकर के वहां से फरार हो गए, वहां से वो भाग गए। लेकिन इसका फायदा बड़ी जोरदार से, इसका फायदा जो है ना बहुत जोरदार तरीके से निभाया कौन, एक तो सबसे पहले जरीना और राष्ट्रपुटिन और जरीना ने मिलकर जबरदस्त का मतलब जो है ये तरीका चुना। और ये राष्ट्रपुटिन और जरीना जो है बहुत ही तेज दिमाग से, यानी कि जार निकोलस द्वितीय जैसे ही भागा ना, तो जरीना और राष्ट्रपुटिन बहुत ही होशियार व्यक्ति था। वैसे तो वो रूसी किसान था, लेकिन किसान कम, वो ज्यादा होशियार थे, और इसी होशियारी का वो फायदा उठाया था। असल में हुआ था क्या कि इस स्टोरी को सुनने के लिए थोड़ा सा आपको पीछे की बात उसको सुनना होगा, तभी आपको जरीना और राष्ट्रपुटिन की पूरी सच्चाई सामने आएगा। सबसे पहले जरीना के बारे में सुनते हैं। जरीना जो है जब वो लगभग कम उम्र की थी, यानी 12 साल या 9 साल की उम्र की थी, तो उसके परिवार में उसके जो है माता पिता जो है उसका जो है मर गए थे, तो वो उसका पालन पोषण जो उनके कौन किए थे, उनके ननिहाल या ददिहाल के लोग किए थे उसको। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि वो रूस आई थी, तो रूस में आई थी, तो जब वो रूस आई थी तो वो 12 साल की उम्र की थी। एक बार आई थी तो उस वक्त किससे, यानी जार निकोलस द्वितीय से उसकी मुलाकात हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, जार निकोलस द्वितीय से जब उसकी मुलाकात हो जाती है तो उसके बाद वो उसको 12 साल की थी। फिर एक बार फिर जो है जरीना जो है फिर आती है, तब वो शायद 18 साल पार कर चुकी थी या 25 साल की उम्र की हो चुकी थी। तो उसने क्या किया कि इससे यानी जार निकोलस द्वितीय से उसको हो गई प्रेम। ठीक है, जार निकोलस से उनके उससे क्या हो गए, प्रेम हो गए। लेकिन जार निकोलस उनके क्या थे, कजन थे, और उसके कजन होने के बाद इस वजह से उनके समाज के लोग जो है उनका जो ये रिश्ते से, उनके खानदान के लोग और उनके सारे लोग उसकी बहिष्कार कर लगे कि नहीं ये रिश्ता नहीं हो सकता, कजन से कैसे रिश्ता हो सकता है। ठीक है, जब ये बात बोले तो जाकर के जरीना को तकलीफ हो गई, लेकिन बहुत सारी जद्दोजहद करने के बाद आखिरकार जरीना की शादी यानी जार निकोलस द्वितीय से हो ही जाता है।
जब जार निकोलस द्वितीय से हो जाते हैं तो जार निकोलस को यानी जरीना से 4 बेटी होती है, और वो चारों बेटी होने के कारण लोग आशा लगाए हुए थे कि शायद जो है जरीना को कम से कम एक बेटा हो जाए। लेकिन जरीना को एक बेटा नहीं होने के कारण से एक अदालत बैठाया गया। उस अदालत में कौन बैठे थे? जार निकोलस द्वितीय और उनके सभी लोग, और जार के सेनाएं और जार के सारे मंत्री, सब लोग बैठ करके एक विचार विमर्श किया कि आखिर जरीना के पास जो है, जरीना को जो है एक पुत्र नहीं हो रहा, पुत्री का जन्म हो रहा है लेकिन पुत्र का जन्म नहीं हो रहा। अगर यही हाल रहा तो राजगद्दी को कौन संभालेगा? ठीक है, राजगद्दी को कौन संभालेगा? ये बात से वो परेशान हो गए और अंत में उसके ऊपर अदालत भी बैठ गई। ठीक है, अब जाहिर है भाई, किसी व्यक्ति के ऊपर अगर अदालत बैठा दोगे तो उनके अंदर तो गुस्सा और आक्रोशित तो होगा ही, वो गुस्सा तो करेंगी। ये स्टोरी के तौर पे सुनाता हूं ताकि आपको हिस्ट्री पढ़ने में मजा आ जाए। ठीक है, लेकिन जरीना के ऊपर जब ये जो है जो ये बैठा दिया था, उसके ऊपर अदालत बैठा है कि तुमने 4 पुत्री को जन्म दिया है लेकिन पुत्र का कोई पता नहीं है। लेकिन इत्तेफाक था कि कुछ अरसों बाद, कुछ यानी कि सालों के बाद जरीना को एक पुत्र होता है, यानी बेटा जन्म लेता है। ठीक है, लेकिन बेटा को जन्म देने के बाद उसके कुछ दिनों बाद या कुछ सालों के बाद उसको एक बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी को लेकर के जरीना को बचाने के लिए सारे जो है लोग मिल करके उनको बड़े बड़े डॉक्टरों से मिला, लेकिन जरीना के इलाज होने में असफल रहे। फिर इस बीच में किसी ने कहा कि मुझे जो है व्यवहारिक पादरी या फिर जो है जिस तरह हम लोग बोलते हैं ना कि गांव देहात में ओझा पंडित मौलवी मौलाना, इस तरह के लोगों को दिखा करके शायद जो है ठीक किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से जो है जरीना ने अपना जो है अपनी जान बचाने के लिए उसके जार निकोलस द्वितीय ने क्या किया कि लोगों के जरिए से मतलब अनाउंस करवाया, यानी कि खबर पहुंचवाया कि अगर कोई ऐसा है तो उसने एक पत्र लिखा। रूसी किसान थे वो, तो वो रूसी किसान ने कहा कि हाँ, जरीना को बचाया जा सकता है। ठीक, लेकिन उसने जो है जरीना को बचाने का बाद जब उसने प्रस्ताव वहां से भेजा कि हाँ जरीना को बचाया जा सकता है, उसकी बीमारी ठीक हो सकती है, जब ये बात बोला तो वो बहुत खुश होकर के क्या हुआ कि वो जीने लगे। ठीक, इस बीच में रूसी किसान जो थे यानी राष्ट्रपुटिन, उसका व्यवहार, उसका जो सोच विचार जो था वो लगभग जो है उसका लोग, वहां के लोग बहुत मानते थे। फिर उसने क्या किया कि यहाँ पर जो है पिट्सबर्ग महल में वो आकर के क्या हो गया, शामिल हो गया, यानी जार के महलों में रहने लगे और जार के परिवारों से उनकी काफी तालमेल होने लगे और सारे लोगों से मिलजुल कर घोल मिल करके रहने लगे। इस बीच में क्या होता है कि ये जो जरीना की जो इलाज करने लगता है, यानी उसकी जो इलाज होने लगता है, तो इस बीच में किसी को शक हो जाता है कि जरीना का जो है किसी न किसी तरीके से, यानी इस पादरी से, यानी कि क्या बोलते हैं, राष्ट्रपुटिन से, यानी ये किसान से, रूसी किसान से इसका जो है कोई यानी अफेयर चल रहा है, यानी इसके साथ कोई नाजायज संबंध है। इस बात से वो लोग काफी नाराज हो गए। ठीक है, और जरीना यही बात सोच करके, इसी बात को लेकर के वो इसी मौके का तलाश में था कि जब जार निकोलस द्वितीय ने हमें जो है वो छोड़ के चला गया और मुझे राजाओं के महल के लोगों ने मुझ पर बार बार अदालत बैठाया, मेरे औलाद के लिए, मेरे बेटे के लिए, और मुझे बहुत परेशान किया, टॉर्चर किया। इसीलिए उसने अपने उस टॉर्चर का बदला लेने के लिए उसने क्या किया, राष्ट्रपुटिन के साथ दोस्ती कर लिया। और राष्ट्रपुटिन जो थे वो जाति के पादरी थे, किसान तो थे ही, साथ में पादरी थे, और उसका मकसद था कि जार निकोलस के पूरे राजशाही सत्ता को खत्म कर दिया जाए और पादरी धर्म का चर्चा विशेष रूप से कर दिया जाए, उसका ये मकसद था। लेकिन जैसे ही जार निकोलस द्वितीय वहां से भाग गए तो क्या हुआ, जरीना और उसके राष्ट्रपुटिन, ठीक है, जरीना और राष्ट्रपुटिन को, यानी उस किसान को, रूसी किसान को एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गई, मौका मिल गया। सोचा भाई इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है, अब तो हम दोनों के बीच में कोई नहीं हो सकता। इस तरह से उन दोनों के बीच में मेल मिलाप होने लगे और आगे जाकर के क्या किया, लोगों को पता चलने लगा, और पता चलने के दरमियान देखा कि उसने देखा कि जो पूरी तरह से जो है वो इसका जो है क्या बोलता है, जारशाही शासन का सत्ता को जो है क्या कर रहा है, वो गिराने लगा और उसकी बेइज्जती कर रहा है। ठीक है, तो वही बात कहता है, दोनों ने षड्यंत्र करने की मौका मिल गया, यानी दोनों को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण जार निकोलस द्वितीय की प्रतिष्ठा भी गिर गया।
उसकी इज्जत को क्या किया, नस्ल नाबूद कर दिए, यानी उसकी इज्जत को बेकार कर दिया। तो यही थी प्रथम विश्व युद्ध की कहानी जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो जरीना असल में कोई और नहीं थी। जरीना असल में जार निकोलस की वो पहली प्रेमिका थी। बाद में जब उस लोगों ने उसके साथ जुल्म करने लगा और उसके ऊपर बार बार अदालत बैठा, इसी गुस्से में आकर के उसने रूसी किसानों से दोस्ती कर लिया। और रूसी किसान जो है वो पादरी थे, उसका नाम राष्ट्रपुटिन था और वो बहुत होशियार थे। असल में अपनी वो पादरी धर्म का प्रचार करने के लिए ही वो राजा के महल यानी जार निकोलस द्वितीय के महल में वो रहना जानबूझ के चाह रहा था। और ये बात उसको धीरे धीरे समझ में आ गया। एक बात याद रखना दोस्तों, कोई भी बीमारी अगर इंसान की जिंदगी में होता है ना, तो उस पेशेंट के सामने या उस रोगी के सामने ये बात नहीं बोलना चाहिए कि उसकी बीमारी हो गई है, वो ठीक नहीं हो सकता है। बस उसे इतना कह दिया जाए कि ये ठीक होने की संभावना पूरा है। अगर ये बात बोल दिया जाए तो शायद उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एक्टिविटी होने लग जाएगा और वो ठीक होने की प्रयास में लगा रहेगा। लेकिन ये बात लोग तो अक्सर क्या करते हैं कि अक्सर पेशेंट के पास जाकर के उटपटांग बोल देते हैं, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तुम तो मर जाओगे, ऐसे होता है। ठीक वैसे ही उसने एक किसान, रूसी किसान ने जो राष्ट्रपुटिन था वो बहुत होशियार थे, इसलिए जानबूझ के उसने ऐसा काम किया। लेकिन हर चीजों का विचार में बस राष्ट्रपुटिन ही करते थे उस राजमहल का। लेकिन बाद में राष्ट्रपुटिन को भी मारा जाता है, और ये लोग उसमें जो है राष्ट्रपुटिन को मारने वाला कोई और नहीं होता, मारने वाला उसका जो है उनके बेटे और भतीजे ही मिलकर, मन की जरीना के बेटे और भतीजा ही मिलकर के उसको राष्ट्रपुटिन को मारता है। तो पहले राष्ट्रपुटिन को साइनाइड का गोली दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपुटिन नहीं मरता वो पादरी। फिर बाद में उसके शराब में जहर मिलाया जाता है, तब भी वो नहीं मरता, वो फिर उठ के बैठ जाता है। फिर एक बार एक गोली मारता है उसको, तब भी वो उठ के बैठ जाता है। फिर लोगों को गुस्सा आ जाता है और फिर उसका पीछा करता है। तो एक जंगल में जाकर के देख रहा बागीचे के ओर भाग रहा था, तब फिर उसके सीने में फिर 2 गोली मारा गया और अंत में राष्ट्रपुटिन की मौत हो जाती है। और फिर जरीना जो है जार निकोलस से मिलती है, बड़े अरसों के बाद जार निकोलस द्वितीय से मिलती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। यही थी उस प्रथम विश्व युद्ध में घटनाएं जो घटी थी। और जो घटना घटी थी इसमें रूस हार गया था। किससे? प्रथम विश्व युद्ध में हार गया, क्योंकि उसके पास लड़ने का अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं था। वो बेचारा बेकार और बेबस था, इस वजह से वो इस युद्ध में बुरी तरह से उसकी हार हो गई थी। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का आप लोग, तो सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न का, मेरे प्रश्न का जो है सब जो मैंने दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है, और इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले।